हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको E2 रिएक्शन कंप्लीट किया था। उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम मैंने कराया था। E2 रिएक्शन से रिलेटेड जो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन बताए थे वो सारा कंडीशन आपको ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। यहाँ भी मैं आपको एक प्रॉब्लम कराने जा रहा हूँ E2 रिएक्शन से, बट ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। क्या ऑब्जर्वेशन? जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि E2 रिएक्शन सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है, उसका इंटरमीडिएट नहीं बनता, कार्बोकेटाइन नहीं बनता, रीअरेंजमेंट नहीं होता, ठीक है, ट्रांजिशनल स्टेट के थ्रू रिएक्शन पास होता है, ठीक है। इसके बाद एंटी पेरिप्लेनरिटी मेंटेन होना जरूरी और कंसर्टेड फैशन में रिएक्शन होता है, साइमल्टेनियसली ब्रेकिंग ऑफ बीटा हाइड्रोजन बॉन्ड एंड लिविंग ग्रुप, ठीक है, एक साथ वो दोनों लीव करेंगे यहाँ से, बीटा हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप दोनों, ठीक है। उसके लिए बेस जो हम लोग यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, और सॉल्वेंट यूज करेंगे पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट। ये सारा बात आपको बता दी है, ठीक है। इसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा होता है? वो होता है आपका स्टीरियो सिलेक्टिव, वो होता है रिजियो सिलेक्टिव, वो होता है स्टीरियो स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रिलेटेड टू रिएक्टेंट एंड सिलेक्टिव रिलेटेड टू प्रोडक्ट। सारा बात डिटेल बता दिया। उसके बाद अल्कीन दो टाइप का होता है, हॉफमैन अल्कीन एंड सेडजेप अल्कीन। सेडजेप अल्कीन क्या होता है? मोर क्राउडेड अल्कीन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेडजेप अल्कीन, क्योंकि जितना ज्यादा अल्कीन क्राउडेड होगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा? उतना ही ज्यादा। अल्कीन जितना कम क्राउडेड होगा उसका स्टेबिलिटी उतना कम होगा। लेस क्राउडेड अल्कीन को हम लोग हॉफमैन अल्कीन बोलते हैं और मोर क्राउडेड अल्कीन को सेडजेप अल्कीन बोलते हैं। सेडजेप के लिए कंसेप्ट ये था कि स्मॉल बेस गिव क्राउडेड अल्कीन, लार्ज बेस गिव लेस क्राउडेड अल्कीन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लार्ज बेस अगर होगा तो क्राउडिंग रीजन में जाके बीटा हाइड्रोजन को लेके बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि जैसे वो अंदर जाने की कोशिश करेगा धक्का मुक्की ऑब्जर्व होगा। अब उसी से रिलेटेड ये कुछ यहाँ पे ऑब्जर्व कंडीशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और याद रखें बच्चों कि अगर हम E2 रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, तो एलिमिनेशन कैसा होता है? एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन। और एंटी एलिमिनेशन के लिए एंटी पेरिप्लेनरिटी मेंटेन होना जरूरी है। एंटी पेरिप्लेनर क्या होता है? एंटी पेरिप्लेनर का मतलब ये होता है कि लिविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन वो दोनों एकदम अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, ठीक है। अब और प्लेन सेम होना चाहिए। ये सारा बात यहां समझ लो, मेंटेन है, बेस दिए। तो पॉसिबल प्रोडक्ट क्या है कि इधर भी बीटा हाइड्रोजन है और इधर भी बीटा हाइड्रोजन है। अगर इधर का बीटा हाइड्रोजन होल्ड हुआ बच्चों तो यहां पे आएगा डबल बॉन्ड, मतलब कंसेप्ट ये है कि ये बनेगा प्रोडक्ट। और दूसरा, अगर इधर का बीटा हाइड्रोजन आप होल्ड करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो अल्कीन है, इस अल्कीन के अराउंड 2 CH3 लगा हुआ है और इस अल्कीन के अराउंड एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये ज्यादा क्राउडेड अल्कीन हुआ। इसको हम लोग कौन सा बोलेंगे? सेडजेप प्रोडक्ट, सेडजेप प्रोडक्ट, ठीक है। और ये वाला जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेस क्राउडेड अल्कीन, मतलब कैसा हो गया ये? हॉफमैन, हॉफमैन अल्कीन, ठीक है, मतलब हॉफमैन प्रोडक्ट। याद रखें अभी मैं यहां कुछ ऑब्जर्वेशन किया हूं, ठीक है। कंडीशन ये है कि बेस हम वेरी कराएंगे, सब कुछ सेम है, बेस वेरी करा रहे। सपोज हमने बेस में OH माइनस की यूज की, क्योंकि आपको एक बात बताए थे E2 के केस में स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन सा होता है? OH माइनस, C माइनस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, NH2 माइनस और RO माइनस। RO माइनस में जनरली RO माइनस के फॉर्म में नहीं देके कैसा लिखेगा? अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH या फिर ROH प्लस KOH, समझ गए? तो उससे हम लोग अल्कोक्साइड का आयन का फॉर्मेशन कर लेंगे। अगर आप OH माइनस बेस का यूज करते हैं तो देखो बच्चों ये लेस क्राउडेड बेस है लेकिन स्ट्रॉन्ग है, तो लेस क्राउडेड बेस कहां पे जाके अटैक करेगा? इस बीटा हाइड्रोजन को जहां क्राउडिंग है, ताकि यहां से क्या बने? मोर क्राउडेड अल्कीन बने, तो वो ज्यादा मेजर हो, क्योंकि इसको अंदर जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑब्जर्व ये हुआ है कि जब OH माइनस यूज करते हैं तो सेडजेप प्रोडक्ट ही क्या होता है आपका? मेजर होता है, और हॉफमैन क्या हो जाता है? माइनर। और ऑब्जर्व हुआ है परसेंटेज वाइज, क्योंकि दोनों ही बनेंगे, लेकिन एक मेजर एक माइनर बोलेंगे, मतलब कि एग्जिस्टेंस में जो ज्यादा होगा उसको मेजर कहेंगे और एग्जिस्टेंस में जो कम होगा उसको माइनर कहेंगे। और ऑब्जर्व हुआ कि 85% उस केस में एग्जिस्ट करता है कौन सा? सेडजेप प्रोडक्ट, और 15% एग्जिस्ट करता है कौन सा? हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद कंडीशन ये है कि हमने दूसरा बेस का यूज किया CH3O माइनस, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, बट थोड़ा सा H के पोजीशन में हमने किसका यूज कर दिया? CH3 का, तो इससे थोड़ा सा साइज तो इंक्रीज हो गया, ठीक है, लेकिन अभी भी कोई बहुत ज्यादा बल्कि बेस ये नहीं है। तो ये यहां से भी H होल्ड कर सकता है और यहां से भी होल्ड कर सकता है। यहां जाएगा तो
OH माइनस जितना कंफर्टेबली यहां जा रहा था उतना कंफर्टेबली ये नहीं जा पाएगा, थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा रिपल्सन ऑब्जर्व करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि CH3O माइनस के केस में भी डबल बॉन्ड यहां आएगा और यहां आएगा, और यहां वाले प्रोडक्ट को कौन सा बोलेंगे, सेडजे प्रोडक्ट, और हॉफमैन प्रोडक्ट ये हो गया। और इसके केस में भी सेडजेप ही मेजर होता है, बट परसेंटेज वाइज एग्जिस्टेंस ऑफ सेडजेप थोड़ा कम हो जाता है कंपेरेबल टू OH माइनस। ठीक है, ये होता है 80% और ये होता है 20%। ये ऑब्जर्वेशन है बच्चों बताने का। अभी भी जो ज्यादा एग्जिस्टेंस वो मेजर और ये माइनर, लेकिन मेजोरिटी कम क्यों हुआ, क्योंकि अभी जितना अच्छे से OH माइनस यहाँ पहुंच गया उसको धक्का धुक्की ज्यादा ऑब्जर्व नहीं हुआ क्योंकि बहुत छोटा साइज का है, लेकिन उससे तो ये बड़ा हुआ ना CH3O माइनस। ठीक है, इसके बाद CH3HO माइनस, देखिए ये हमने कौन से बेसिक का यूज कर लिए, ये हो गया आइसोप्रोपेक्साइड, ठीक है, आइसोप्रोपाइल, और O माइनस है, तो CH3 से तो ये ज्यादा बल्कि है। ठीक है, ऑब्जर्व अभी भी हुआ है कि ये यहां से H होल्ड करता है और यहां से होल्ड करेगा, यहां से होल्ड करेगा तो ये अल्कीन बनेगा जिसको सेडजेप अल्कीन बोलेंगे, और यहां से होल्ड किया तो ये वाला अल्कीन बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, हॉफमैन अल्कीन बोलेंगे। और याद रखें यहां भी सेडजेप अल्कीन ही मेजर होता है, लेकिन कंडीशन ये ऑब्जर्व हुआ है कि जो सेडजेप अल्कीन बनता है उसका एग्जिस्टेंस थोड़ा और कम हुआ पहले से। क्यों? क्योंकि जितना कंफर्टेबली ये गया उतना कंफर्टेबली ये यहां नहीं पहुंचे, क्योंकि इसमें 2 ब्रांच है, उसको धक्का धुक्की ज्यादा ऑब्जर्व होगा कंपेरेबल टू CH3O माइनस। तो ऑब्जर्व ये हुआ है कि ये हो जाता है 75% और ये हो जाता है 25%। ठीक है, और लास्ट एक और बेस टर्सरी ब्यूटॉक्साइड CH3O माइनस, ये सबसे ज्यादा बल्कि बेस है, लार्ज बल्कि बेस। तो लार्ज बल्कि बेस यहां से भी हाइड्रोजन होल्ड करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, यहां से हाइड्रोजन होल्ड करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन चूंकि ये बल्कीनेस इसका बहुत ज्यादा है, इस बेस का बल्कीनेस बहुत ज्यादा है, जैसे ये इस रीजन में जाने की कोशिश करेगा इसको बहुत ज्यादा धक्का रिपल्सन ऑब्जर्व होगा, तो ये बहुत अच्छे से इस एच को होल्ड नहीं कर सकता। तो अगर इसको यहां जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो फिर ये जो लार्ज बल्कि बेस है वो क्या करेगा, ये साइड से यहां से H+ लेके बाहर चला जाएगा कंफर्टेबली, क्योंकि यहां कोई धक्का धुक्की करने वाला नहीं है। तो आपको मैंने बताया कि जब हम लोग क्राउडेड बेस, बल्कि बेस, लार्ज बेस का यूज करते हैं उस टाइम में वही प्रोडक्ट मेजर होगा जो हॉफमैन प्रोडक्ट होगा, मतलब लेस क्राउडेड वाला होगा, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस उस टाइम ज्यादा हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हॉफमैन वाला ज्यादा स्टेबल हुआ, स्टेबिलिटी वाइज तो ऑलवेज ज्यादा सेडजेप ही ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जितना ज्यादा अल्कीन क्राउडेड होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन चूंकि एग्जिस्टेंस हॉफमैन का बढ़ जाता है इन केस ऑफ क्राउडेड बेस, क्योंकि ये इस रीजन से H+ को अच्छे से जाके नहीं निकाल सकता इस वजह से। और ऑब्जर्व ये हुआ है कि फिर ये 35% ही एग्जिस्ट करता है सेडजेप वाला, और हॉफमैन वाला एग्जिस्ट यहाँ पे फिर करने लगता है, हॉफमैन वाला फिर एग्जिस्ट करने लगता है यहाँ पे 65%। ठीक है, तो ये कंडीशन, इसके केस में ऐसा क्यों हुआ ये बात मैं बार बार 1000 बार आपको बता चुका हूँ। इसके लिए एक ही रीजन है, रीजन ये है कि बाबू जब हम लोग क्राउडेड बेस लेंगे तो बल्कि बेस अगर यहाँ जाएगा इस CH3 के साथ और इसके साथ बहुत ज्यादा धक्का धुक्की ऑब्जर्व होगा इस वजह से। ठीक है, तो ये कंडीशन मैं आपको बता दिया, इस कंडीशन को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और ऑब्जर्वेशन है कि मान लीजिए बेस आप फिक्स कर दिए, लेकिन लिविंग ग्रुप को अगर आप वेरी करा रहे तो उसके कारण भी फर्क पड़ता है। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है वो देखो, जैसे मान लो सेम कंपाउंड है और यहां पे बेस हम यूज करें एकदम स्मॉल OH माइनस, ठीक है, और यहां से फिर वही प्रोडक्ट, दो साइड से इसके पास बीटा हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर इधर के बीटा हाइड्रोजन का यूज किया तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, और अगर इधर के बीटा हाइड्रोजन का यूज किया तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा। इस प्रोडक्ट को बोलेंगे सेडजे प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट को बोलेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए कंडीशन ये है कि बेस तो सेम है, लेकिन अगर लिविंग ग्रुप हम लेते हैं I माइनस, ठीक है, और Br माइनस और Cl माइनस और F माइनस, ठीक है, तो ये लिविंग टेंडेंसी इनका अलग अलग है। सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप यहाँ पे कौन है, I माइनस, और सबसे घटिया बर्बाद कौन सा है, F माइनस। तो बाबू कंडीशन ये है कि लिविंग टेंडेंसी जितना बढ़िया होता है ना उसके ऊपर भी रेट डिपेंड करता है। अब अगर ये इजिली लीव कर जाता है, ठीक है, तो फास्ट होगा रिएक्शन। अब कंडीशन ये देखिए, जब I माइनस हमने रखा है, ठीक है, उस केस में ऑब्जर्व ये हुआ है कि 85% सेडजे प्रोडक्ट और ये हो जाता है आपका 15% हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, Br जब हम यूज करते हैं
नॉर्मल लिखते हैं, ठीक है। Br अगर हम यूज करते हैं तो ऑब्जर्व हुआ कि 80% सेटजे प्रोडक्ट और हॉफमैन प्रोडक्ट कैसा हो गया 20%, ठीक है। क्लोरीन अगर यूज करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है, ये हो जाता है आपका 70% और ये हो जाता है 30%, ठीक है। ये ऑब्जर्व डाटा, एक्सपेरिमेंटल डाटा में लिख रहा हूँ। और अगर फ्लोरीन यूज करते हैं तो देखो एक चीज आपने देखा कि जैसे जैसे लिविंग टेंडेंसी कम हो रहा है, सेटजेप मेजर तो है लेकिन उसका एग्जिस्टेंस धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होते जा रहा है। यहाँ देखिए सेटजेप ही मेजर है, सेटजेप मेजर, सेटजेप मेजर, लेकिन एग्जिस्टेंस धीरे धीरे कम होते जा रहा है। 85 से 80, 80 से क्या हो गया 70। और अगर लिविंग टेंडेंसी एकदम बर्बाद हो गया ना, घटिया हो गया ना, तो फिर उल्टा केस हो जाता है, फिर वहां का जो हॉफमैन प्रोडक्ट है वो मेजर हो जाता है। और ऑब्जर्व हुआ कि फ्लोरीन का लिविंग टेंडेंसी बहुत ही बेकार है, इस वजह से इसका एग्जिस्टेंस हो जाता है 35%, किसका, सेटजे प्रोडक्ट का, और हॉफमैन प्रोडक्ट का हो जाता है 65%। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। और ये केस तब होगा जब लिविंग टेंडेंसी एकदम बेकार हो जाएगा। देखिए जरा कंडीशन ये है, CH3 CH2 CHF और ये इधर से CH3, हम यहां से यूज कर रहे OH-। देखिए ये जो फ्लोरीन है वो क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक है, पुअर लिविंग ग्रुप। बट इसका जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सबसे ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। तो ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन का अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। इस पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव चार्ज, इसके कारण इस पे क्या आएगा, डबल डेल पॉजिटिव चार्ज, और इस पे भी क्या आएगा, डेल पॉजिटिव चार्ज। तो जितना मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज का यहाँ जनरेट हो रहा है उतना ही मैग्नीट्यूड यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज का जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है उसको ये CH3 इधर से क्या दे रहा है, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। इधर से इसको क्या मिल रहा है, प्लस आई इफेक्ट। अब प्लस आई इफेक्ट कारण इसका पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ओवरऑल इन दोनों बीटा कार्बन में अगर हम बात करें कि किस कार्बन पे मैग्नीट्यूड और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इधर वाले बीटा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा। और जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वो अपने H+ को इजीली कर देगा रिलीज। क्यों, क्योंकि कार्बन को स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, H+ को अगर बाहर भेज दिया तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर अगर रख लिया, इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि ये बीटा कार्बन और ये बीटा कार्बन दोनों ही बीटा हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है। अब कौन से बीटा हाइड्रोजन को OH- लेके जाएगा, उसको लेके जाएगा जो इजिली जाएगा। अब इजिली जाने के केस में ऑब्जर्व ये हुआ है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, यहाँ कम है। रीजन ये हुआ कि इसके वजह दोनों पे सेम क्रिएट हुआ, बट ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट यहाँ का मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो गया। अब यहाँ पे ज्यादा मैग्नीट्यूड होने के कारण पॉजिटिव चार्ज का, यहाँ का जो H है वो इजिली H+ के फॉर्म में रिलीज हो सकता है, इसलिए OH- यहाँ से H+ को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, रिलीज कर लेता है, और प्रोडक्ट जब बनता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। और एक देखो पॉसिबिलिटी ये है कि इधर से निकाले, हो सकता है इधर से भी निकाल सकते हैं, तो कैसा बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और इधर से CH3। देखिए बात, लेकिन ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, बट दिस इज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, और दिस इज व्हाट, माइनर प्रोडक्ट। तो ऐसा क्यों हुआ, ये पूरे बात मैंने डिटेल में आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये कंडीशन फिनिश हो गया। अब मैंने आपको SN1 पढ़ा दिया, SN2 पढ़ा दिया, E1 पढ़ा दिया, E2 पढ़ा दिया। ये सारे जो इंपॉर्टेंट पाथ हैं मैकेनिज्म वाले वो सारे मैंने आपको डिटेल पढ़ा दिया। अब बच्चों मैं यहाँ पे एक टेबल प्रिपेयर करने जा रहा हूँ, जिस टेबल में समराइज करने, कुछ पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, जो आपको अभी तक पढ़ाया है उन सबको एक साथ समराइज करने जा रहे हैं, ठीक है। ये आप भी बना लेंगे अपने कॉपी में, आपके लिए। इसमें क्या करने वाले कि जो जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है उन सभी को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिटेल में, तो नहीं, नॉर्मली कॉलम वाइज बना के। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में आप यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, यहाँ लिखेंगे मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। सेकेंड कॉलम में हम लिखेंगे इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। मतलब जिस मैकेनिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें इंटरमीडिएट बनता है या ट्रांजिशन स्टेट। इंटरमीडिएट मतलब कौन सा इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है या ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट
रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल हो तो राइट लगा देंगे और पॉसिबल नहीं हो तो रॉन्ग कर देंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रेट, ऑर्डर ऑफ रेट, ऑर्डर ऑफ रेट का बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे काइनेटिक्स का, ठीक है। इसके बाद हम इसमें बात करेंगे स्टीरियो, स्टीरियो। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे सॉल्वेंट का, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे रीएजेंट का, ठीक है। समझ गए क्या? कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जिसमें इस कॉलम को आपका विड्थ थोड़ा और कम कर सकते हैं, इसका भी कम कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए क्या? तो अब इस हिसाब से पूरे 2 पेज को मिला कैसे आप इतने कॉलम में डिवाइड कर ले। अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट अगर मैं बात करूं SN1 मैकेनिज्म का, ठीक है, तो SN1 मैकेनिज्म में तो आपको पता है लिविंग ग्रुप लीव करता था और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता था। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? इंटरमीडिएट, वो भी कौन सा? कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है। अब ऑर्डर वहां पे क्या था? रेट का ऑर्डर क्या था? 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर क्या आपका 1 डिग्री। तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मतलब क्या आपका 321, ठीक है। शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं इसको। अब देखिए काइनेटिक्स, यहाँ क्या होता था कि रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ क्या आपका RX, ठीक है। क्योंकि जो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, सोलेस्ट स्टेप था, उसमें न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। अब इसका रेट का ये रेट लॉ हो गया। अब इसमें अगर बात करें बच्चों ऑर्डर का, तो ऑर्डर इसका हो गया 1, मॉलिक्यूलरिटी इसका क्या हो गया 1, ठीक है। उसके बाद स्टीरियो का अगर हम बात करें तो स्टीरियो में इसमें क्या हुआ था? रेसमाइजेशन, रेसमाइजेशन। इसमें आपको बताए थे जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, उसमें इन्वर्जन भी होता है और रिटेंशन भी होता है, ठीक है। दोनों 50-50% बनता है और ये दोनों एक दूसरे क्या होता है? मिरर इमेज। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि क्या हो रहा है? रेशमाइजेशन हो रहा है। और सॉल्वेंट इन केस ऑफ SN1 हम लोग क्या यूज करते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और यहाँ पे रिएजेंट क्या होता है यूज? वीक न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यूज जो करते हैं वो कैसा होना जरूरी है? वीक, ठीक है। तो ये पूरी बात हम लोग कर लिए अबाउट SN1। हम सेकेंड बात करने जा रहे हैं बच्चों E1 से रिलेटेड, ठीक है। E1 एलिमिनेशन जो आपने पढ़ा, ठीक है, उसमें कंडीशन क्या था? उसमें भी कार्बोकेटाइन बन रहा था इंटरमीडिएट, ठीक है। इसमें रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल था और यहाँ भी ऑर्डर क्या था? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मतलब 321। इसके बाद यहाँ पे अगर बात करें रेट का, तो यहाँ भी रेट इक्वल टू क्या था? R इक्वल टू के इंटू क्या आपका RX, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, मॉलिक्यूलरिटी इसका भी क्या 1। इसके बाद यहाँ पे अगर बात करें इसके स्टीरियो का, तो वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था कि इसका सेडजे प्रोडक्ट मेजर होता है, सेडजे मेजर प्रोडक्ट होता है और साथ ही साथ ये रिजियो सिलेक्टिव होता है। रिजियो सिलेक्टिव, रिजियो सिलेक्टिव के बारे में डिटेल पढ़ा चुका हूं, ठीक है। यहां भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और यहां हम लोग बेस यूज करते हैं, वो भी कैसा बेस? वीक बेस, ठीक है। एज ए रिएजेंट किसका यूज करेंगे? वीक बेस का, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया। इसके बाद थर्ड में है, बात करेंगे अभी हम लोग E2 रिएक्शन के बारे में, ठीक है। इसमें बात करेंगे किसके बारे में? E2 रिएक्शन के बारे में। E2 में देखिए इंटरमीडिएट नहीं होता, क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अगर ट्रांजिशन स्टेट है तो फिर इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और यहां भी ऑर्डर क्या था? 3 डिग्री 2 डिग्री और क्या 1 डिग्री, इसीलिए हम लोग 321। तो हम वही बोलते थे बार बार कि जो ऑर्डर ऑफ रेट होगा SN1 का, E1 का, वही किसका? E2 का, ठीक है। उसके बाद इसका कंडीशन क्या है कि रेट इक्वल टू के RX और साथ में क्या आपका बेस, ठीक है। इसमें जो ऑर्डर है वो 2 हो जाएगा और मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें इसके स्टीरियो का, तो ये कैसा था? सेडजेप प्रोडक्ट इसका मेजर था, ठीक है, सेडजेप, ठीक है। साथ ही साथ ये रिजियो सिलेक्टिव भी है, ठीक है, ये स्टीरियो सिलेक्टिव भी है और ये स्टीरियो स्पेसिफिक भी है। तो तीनों बात लिख लीजिएगा, रिजियो सिलेक्टिव, ठीक है, उसके बाद स्टीरियो सिलेक्टिव और साथ में लिख देंगे आप स्टीरियो स्पेसिफिक। तीनों बातें, रिजियो सिलेक्टिव, स्टीरियो सिलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक, ठीक है। सॉल्वेंट बच्चों जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं वो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं और यहाँ जो बेस यूज होता है वो कैसा? स्ट्रॉन्ग बेस यूज होता है, ठीक है। समझ गए क्या? अब ये टेबल आप बना के रखते हैं तो
ऐसे ये चारों में डिफरेंस निकालने भी आपको अच्छे से आ जाएगा और चीजें याद भी हो जाएंगी, ठीक है। और फोर्थ जो है वो SN2 में भी सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है, मतलब यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट वगैरह नहीं बन रहा है, क्या यहाँ पे है ट्रांजिशन स्टेट। इसके बाद यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ ऑर्डर था कैसा, CH3X का सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, ये तो बेचारा सो ही नहीं करता था, नो SN2। और इस केस में यहाँ पे क्या था, नो SN1, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखें। इसके बाद यहाँ पे अगर लिखते हैं तो R इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ RX इनटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या आपका न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे इसका रेट डिपेंड करता था। ऑर्डर 2 मॉलिक्युलरिटी इसका क्या हो गया 2, ठीक है। इसमें जो प्रोडक्ट बनता था वो कैसा प्रोडक्ट बनता था, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन प्रोडक्ट, ठीक है। और जो सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं वो कैसा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। और ये जो बेस हम लोग यूज कर रहे हैं वो कैसा बेस हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग बेस नहीं रिएजेंट में एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज करते थे, और कैसा न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और आप एक बात जान ले, बेस में ही न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होता है, तो वो चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टेबल अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा ध्यान रखें SN1 में क्या हो रहा है, E1 में क्या हो रहा है, E2 में क्या हो रहा है, SN2 में क्या हो रहा है। ये टेबल ही इतने दिन से मैं आपको डिटेल में पढ़ाया, एक एक बात, एक एक चीज, एक एक कहानी, ठीक है। बच्चों उम्मीद करता हूँ आप घर पे मेहनत कर रहे होंगे, मैं आपके लिए ही इतना सारा मेहनत कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसको स्किप भी कर सकता था, क्या जरूरत है इसको वापस से बताने का। मैं तो ऐसे सोचा था पढ़ा दिया हो गया, लेकिन ये क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत बाद में ना जाए, ठीक है। हमें खुद भी फील हो कि नहीं मैं आपको अच्छे से करा रहा हूँ, तो आप भी अपने हिसाब से एकदम अच्छे से एफर्ट लगा करिए, क्योंकि आपको जो करा रहा हूँ ये वही करा रहा हूँ जो क्लास में कराता, रेगुलर क्लास में, कुछ भी स्किप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैं स्टीरियो सिलेक्टिविटी इन E2 रिएक्शन थोड़ा डिटेल में और अभी लेके जाता हूँ, ठीक है। अब कंडीशन को जरा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और पूरा कंसंट्रेट करके समझिएगा, ठीक है। और इसके बाद ये लेक्चर जस्ट देखने के बाद ये टॉपिक अगर कुछ दिक्कत आता है तुरंत कॉल करिए, व्हाट्सअप ना कॉल करिए और पूछिए कि सर ये दिक्कत है, जब मन करे, रात दिन हर वक्त मैं अवेलेबल हूं आपके लिए, ठीक है। तो हेडिंग लिखेंगे स्टीरियो सिलेक्टिविटी इन E2 रिएक्शन, ये स्पेशल टॉपिक है, ठीक है। और ये स्पेशली फॉर JEE एंड नीट, नॉट फॉर बोर्ड, ये बोर्ड में नहीं आएगा, जब भी आएगा तो JEE नीट में, JEE नीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे कंडीशन क्या है कि मैंने आपको पढ़ाया है कि जो E2 रिएक्शन होता है वो स्टीरियो सिलेक्टिव होता है, स्टीरियो सिलेक्टिव, सिलेक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट होगा वो इवन अमाउंट में क्या प्रोडक्ट बनाएगा, स्टीरियो आइसोमर। मान लो सिस और ट्रांस बन रहा है, तो आपसे पूछा बताइए मेजर प्रोडक्ट इसका सिस है या ट्रांस, वो कैसे बताएंगे, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो तो हमें पता चल गया कि चलो ठीक है प्रोडक्ट बन रहा है, अल्कीन बन रहा है, एंटी एलिमिनेशन हो रहा है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट बना उसमें मेजर कौन सा है ये कैसे पता करेंगे, इसके बारे में बात कर रहा हूं। तो हेडिंग लिखिएगा स्टीरियो सिलेक्टिविटी इन E2 रिएक्शन, स्टीरियो सिलेक्टिविटी इन E2 रिएक्शन, ठीक है। अब इसको एक प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग डील करेंगे, ठीक है। इसमें कंडीशन ये है कि ये एक रिएक्टेंट दिया हुआ, यहां पीएच है, ये पीएच MEBRHH, यहां पे ये एंटीम दिख रहा है, ये सब सोचना नहीं, क्योंकि यहां कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एंटी मेंटेन है तो ठीक है, नहीं तो रोटेट होकर मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। अब ये फिशर प्रोजेक्शन है इसका, ठीक है। और अगर बात करें इरिथ्रो और थ्रियो आइसोमर, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि सेम साइड अगर H रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरिथ्रो। अगर ये H अपोजिट में चला गया तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रियो। तो याद रखना ये कौन सा फॉर्म है, इरिथ्रो आइसोमर। अब इसमें कंडीशन ये है कि यहां पे दे दिया है बेस ETO माइनस और हीट कर दिए, तो ETO माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड इन केस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस E2 एलिमिनेशन पॉसिबल,
ठीक है। और E2 एलिमिनेशन कैसा होता है, एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन, ठीक है, एंटी एलिमिनेशन हो रहा है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि अगर एंटी एलिमिनेशन हो रहा है E2O माइनस रिएजेंट लेने के बाद, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्कीन बनेगा, ये बात भी पता है, क्योंकि ये बेस स्ट्रांग है, हीट कर रहे, E2 रिएक्शन होगा, ठीक है, तो अल्कीन बनेगा। अब अल्कीन कैसा बनेगा, सिस अल्कीन या ट्रांस? अल्कीन ऑप्शन में दोनों है, सिस भी है ट्रांस, तो उसमें से एक कौन सा, ये कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो ये एकदम अपर लेवल की क्वेश्चन हो गई, एडवांस टाइप की, जेई मेंस एडवांस में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसको कैसे चूज करेंगे, इसके लिए एक रफ है, ठीक है, मतलब ये समझ लो रफ करना मैं आपको सिखा रहा हूं कि ऐसे प्रॉब्लम का आप रफ कैसे करेंगे और किस तरीके से मेजर प्रोडक्ट के पास आप पहुंचेंगे। बिकॉज जो E2 मैकेनिज्म है वो स्टीरियो सिलेक्टिव होता है, ठीक है, स्टीरियो सिलेक्टिव कंडीशन को फॉलो करता है। इसका रफ क्या है वो जरा देखो। कंडीशन है कि पहले मैं इसके बारे में जरा बात कर लूं, ये पीएच, पीएच, एमई, बीआर, एच, एच, ये कहीं लिखने की जरूरत नहीं, ये रफ में आप करेंगे, इसके थ्रू ही आप प्रोडक्ट पे जा सकते हो। ऐसे तो नॉर्मल हम लिख देंगे कि ये बीआर और एच निकाल देंगे, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, एक कार्बन पे एमई पीएच, एक कार्बन पीएच और एच, बट वो सिस या ट्रांस ये कैसे निकालोगे, इसके लिए ये रफ जरूरी है, ठीक है। तो ये फिशर प्रोजेक्शन में आपको हमने बताया है कि जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, वो कहाँ जाता है, इनसाइड प्लेन, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कहाँ जाता है, आउटसाइड प्लेन। तो इसका मतलब ये पीएच कहाँ चला जाएगा, मान लो ये प्लेन पेपर है तो प्लेन पेपर के नीचे, और ये पीएच भी कहाँ जाएगा, नीचे, तो दोनों जैसे ये ऐसे है प्लेन पेपर, तो पीएच यहाँ से नीचे इधर गया और पीएच इधर से नीचे, एक पीएच के सामने दूसरा पीएच होगा, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे जाएगा, आउटसाइड प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ जाएगा, आउटसाइड प्लेन। बीआर के सामने क्या होगा, मिथाइल, और एच के सामने क्या होगा, एच, ठीक है। जब भी ऐसे फॉर्म, और याद रखें ये इरिथ्रो है, इरिथ्रो है, ठीक है। यहां से अगर आपको रफ समझ में आ गया तो इसको जनरलाइज मैं कर दूंगा, या आप अपने हिसाब से जनरलाइज कर लेना, और बाद में हमेशा सारे इरिथ्रो वाले प्रोडक्ट ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। अब कंडीशन देखिए, सारे इरिथ्रो वाले ऐसे मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ है फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है, इसको आप कन्वर्ट कर लो न्यूमेन्स के फॉर्म में, ठीक है। न्यूमैन में था ना फ्रंट कार्बन रियर कार्बन, उसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। और कन्वर्ट करने में हमेशा याद रखिएगा कि फिशर प्रोजेक्शन जो होता है वो न्यूमैन का इक्लिप्स फॉर्म होता है। अब देखिए कैसे, कंडीशन ये है कि मान लो ये जो कार्बन है वो रियर कार्बन है, और ये अपर वाले कार्बन को मैंने क्या अज्यूम कर लिया, फ्रंट कार्बन। तो ऐसे आपको अज्यूम करना है, जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आने वाला है, एक कार्बन को फ्रंट मान लो, एक को मान लो रियर, तो ये रियर कार्बन और ये क्या हो गया, फ्रंट कार्बन। बच्चों कंडीशन देखिए, ये फ्रंट कार्बन पहले डॉट से दिखा दिए, इस पे क्या लगा हुआ, ऊपर में पीएच, तो ये पीएच, ठीक है। फिर ये बीआर, और आपको पता होगा रिप्रेजेंट करते थे 120 डिग्री पे, बट कायदे से एंगल 120 नहीं होता, कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। फिर यहाँ पे क्या लगा देंगे, एच, ठीक है। अब इसके सामने मतलब जो पीछे साइड से रियर कार्बन, ये हो गया। अब देखिए इसके हिसाब से ये जो वर्टिकल लाइन है वो कहाँ जाएगा, इनसाइड प्लेन, और पीएच भी नीचे जाएगा, और इसका पीएच भी कहाँ जाएगा, नीचे। ये पीएच कहाँ लगा हुआ है, ये फ्रंट कार्बन से, ये कहाँ लगा है, रियर से, बट ये दोनों कहाँ जा रहा है, पीछे, ठीक है, इनसाइड प्लेन। और पीएच के सामने क्या होगा, पीएच, इसका मतलब ये पीएच कहाँ जाएगा, यहाँ पे, पीएच के सामने क्या हो गया, पीएच। अब उसके बाद देखो बीआर के सामने क्या आ जाएगा, मिथाइल, तो यहाँ पे हम क्या दिखा देंगे, मिथाइल। और एच के सामने क्या आ गया, इधर से क्या आ गया, एच, ठीक है। और रूल ये है कि जब भी आपको एंटी एलिमिनेशन कराना हो, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें कि एंटी एलिमिनेशन कराने के लिए गॉच फॉर्म में आप पहले चले जाओ, फिर आप एंटी एलिमिनेशन करा देना। क्योंकि आपको पता होना चाहिए एंटी एलिमिनेशन के लिए रूल है एंटी पेरी प्लेनरिटी मेंटेन होना चाहिए। और एंटी पेरी प्लेनर का मीनिंग क्या है कि लिविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। अभी ये है लिविंग ग्रुप और ये है इसका बीटा हाइड्रोजन, ठीक है।
तो वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे तो है नहीं, इसको 60 डिग्री से रोटेट करा दो, ठीक है। और रोटेट अगर आप करा देते हैं तो रोटेशन के बाद कंडीशन कैसा आ जाएगा कि ये जो है, ठीक है, ये जो है इसको ऐसे रहने दिए, यहाँ पी एच, ये बी आर, और इधर से ये हो गया आपका एच, ठीक है। फिर ये ऐसा, अगर इसको हम रोटेट कराए, जो बैक साइड से कार्बन है, रियर कार्बन, इसको 60 डिग्री, तो यहाँ पे चला गया क्या आपका पी एच, और ये यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका एम ई, और यहाँ से एच चला गया, अब यहाँ पे क्या आपका एच। अब देखो बाबू, ये जो बी आर है और ये एच है, कहाँ चला गया, अपोजिट में। तो ये जरूरी था, एंटी एलिमिनेशन कराने हैं ना, तो एंटी पोजीशन पे तो दिखना चाहिए ना, एंटी पेरिप्लेनिटी वाला कंडीशन फॉलो तो करना चाहिए ना, और वो तो तभी करेगा जब एकदम अपोजिट में चला जाएगा। अब अगर अपोजिट में रहेगा ही नहीं एंटी कंडीशन में, तो ये फॉलो कर ही नहीं पाएगा फिर। अब देखिए कंडीशन ये है कि अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है, ETO- और कर रहे हीट। तो जैसे ये करते हैं तो इसमें क्या होता है, E2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, और साथ में एलिमिनेशन कैसा होता है, एंटी एलिमिनेशन, ठीक है। ये सब चीज पढ़ाया नहीं जाता, मैं आपको इसलिए बता रहा क्योंकि आपके मॉड्यूल में इस टाइप के प्रॉब्लम प्रेजेंट है, इसीलिए, ठीक है। ये एंटी एलिमिनेशन है, ये ETO- किसको होल्ड करेगा, बीटा हाइड्रोजन को। तो ये कार्बन से ये कनेक्टेड कार्बन, तो ये कौन सा कार्बन, बीटा कार्बन, और बीटा पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ, कौन सा होगा, बीटा हाइड्रोजन, और अपोजिट पे भी है, तो एंटी एलिमिनेशन तो होगा। तो यहाँ से गया ETO-, और इस बीटा हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, होल्ड कर लेगा। तो होल्ड जैसे करेगा तो कार्बन और हाइड्रोजन बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कहाँ जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में, जो आपको दिखने वाला तो नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है फ्रंट और रियर कार्बन के बीच में, वो बॉन्ड साइलेंट है। तो डबल बॉन्ड तो इस कार्बन जो बैक साइड से है और जो फ्रंट है उनके बीच में चला जाएगा, और जैसे ही इनके बीच में एक और बॉन्ड बनेगा तो ये लिविंग ग्रुप को भी लीव करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ क्या आपका Br-। तो ये बाहर चला गया। अब कंडीशन कैसा है कि यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा हो गया कि ये और ये, ठीक है, यहाँ से रह गया ये PH, ठीक है, और इधर से रह गया ये H, ठीक। उसके बाद इधर ये रह गया क्या आपका PH, और इधर रह गया क्या आपका ये Me, ठीक है। अब आप देखो यहाँ इसके बीच में डबल बॉन्ड है जो साइलेंट है, सिंगल बॉन्ड तो साइलेंट था, डबल बॉन्ड भी साइलेंट हो गया। अब अगर देखें तो PH और PH दोनों किधर चला गया, सेम साइड। तो जब दो ग्रुप सेम साइड आ जाए तो उसको कौन सा फॉर्म हम लोग बोलेंगे, सिस फॉर्म। तो ये कौन सा अल्कीन हो गया, सिस अल्कीन, ठीक है। तो इसीलिए बोलते थे कि एक बात तो पहले ये आप पता कर लिए कि सेटजेफ है कि हॉफमैन, तो पता चला भाई सेटजेफ प्रोडक्ट मेजर बना दिया। लेकिन सेटजेफ में भी दो फॉर्म, सिस और ट्रांस, तो सिस और ट्रांस में कौन सा मेजर, सिस मेजर या ट्रांस मेजर, ये पता करने के लिए ये पूरा कंसेप्ट आपको आना चाहिए। ये अगर आपको पता है तो आप बता पाएंगे। जैसे अभी यहाँ क्लियर हो पाया, यहाँ से कौन प्रोडक्ट बन रहा है, सिस अल्कीन बन रहा है, तो मेजर कौन सा हुआ, सिस अल्कीन। तो यहाँ जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे उसमें डायरेक्ट ना लिखना पड़ेगा, इतना सारा ये सब तो मैकेनिज्म है इसका, ये क्या है इसका मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म अब कहाँ पे सॉल्व करोगे, रफ में करेंगे, ठीक है। तो ये रफ है एक तरीके से आपको, ठीक है। अब यहां से डायरेक्ट अगर 4 ऑप्शन है, उसमें बोला कि प्रोडक्ट क्या बने, पहले वो चूज करो, उसके बाद उसमें कौन सा ऑप्शन सिस वाला है ट्रांस, तो सीधा याद रखे भाई यहां से कौन सा प्रोडक्ट बना, सिस। तो यहां पे लिख दो सीधा, इन दोनों में किसी को भी इधर लिखा जाए सी डबल बॉन्ड सी, जैसे ये फ्रंट और रियर के बीच में डबल बॉन्ड आया था ना, वही डबल बॉन्ड सी। अब एक में PH और फिर Me, ठीक है, और फिर इधर से PH, और ये क्या आपका PH के साथ क्या रह जाएगा H। तो ये दोनों सेम साइड आ गए, इसलिए क्या हो गया सिस। और यहाँ भी देखो ना, अब इनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड के अराउंड ये दोनों किधर जा रहा है, एक साइड जा रहा है, तो इसीलिए क्या हो गया सिस हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर इरिथ्रोफॉर्म में एंटी एलिमिनेशन कराते हैं, E2 एलिमिनेशन कराते हैं, तो आपको सिस प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। बाद में मैं आपको ये लिखवा दूंगा। मैं बताना चाहता हूं कि ये इस तरीके का जो कंसेप्ट है वो आपको आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो जाके प्रॉब्लम होगा, ठीक है। दूसरा सेम ऐसा ही है, आप वीडियो को पॉज करके ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाद में सॉल्यूशन देख लेना, सॉल्यूशन कहीं भागा तो नहीं जा रहा, ठीक है। अब इसमें देखो कंडीशन है, मान लो 3O इनैंसोमर हमने ले लिया, 3O, ठीक है। अब 3O में हमको पूछ रहा है क्या प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे देखो सेम
यहाँ ले लिया हमने पीएच, ये हो गया पीएच, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम लगा दिए Br, ठीक है। ये H CH3, दोनों CH3 अपोजिट में, तो ये 3O फॉर्म हो गया। सेम रिएजेंट ले लिए यहाँ पे EtO माइनस और हीट कर दिए, तो एलिमिनेशन कैसा हो जाएगा, एंटी एलिमिनेशन, ठीक है। और नाम क्या है इसका, E2। पूछ रहा भाई जो अल्कीन बनेगा ना, ये तो क्लियर अल्कीन बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। अब बोलोगे सर ये एंटी में नहीं दिख रहा, अरे बुड़बक, बोले ना कि जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो रोटेट होकर एंटी मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो एंटी तो मेंटेन होना ही है, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि ये Br और H जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और अल्कीन बनेगा। अल्कीन सिस होगा या ट्रांस होगा, इसको जानने के लिए वापस से रफ में जाना पड़ेगा। और रफ के लिए क्या कंडीशन है कि न्यूमैन प्रोजेक्शन आप बनाओ। पहले तो जो है उसको लिख दो यहाँ पे, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन Br H, ठीक है। इधर दिखा दिए CH3, ये PH, ये PH और ये H, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको समझाया है ना कि ये कार्बन कैसा हो गया, फ्रंट कार्बन, और ये कार्बन कैसा हो गया, बैक कार्बन। और इसके हिसाब से अगर आप समझे, हमेशा याद रखना कि जो फिशर पोजीशन होता है ना, एक कौन सा होता है, नॉर्मल इक्लिप्स फॉर्म होता है। अब यहाँ देखो, फ्रंट नॉर्मल अगर समझे तो वर्टिकल लाइन, इनसाइड प्लेन, हॉरिजॉन्टल लाइन, आउटसाइड प्लेन। तो ये जैसे आउटसाइड जाएगा यहाँ Br, तो ये H कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा, तो Br के सामने कौन आ गया, H, और इधर से H के सामने कौन आ गया, CH3, और नीचे जो जाएगा ऐसे, नीचे PH, और ये PH नीचे ऐसे जाएगा, तो PH के सामने क्या होगा, PH। अब नॉर्मली अगर इसको रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो पहले हम फ्रंट कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसमें ऊपर से कौन लगा हुआ है, इधर से PH, तो PH दिखा दिए। और फिर बाकी आपको पता है ना कि न्यूमैन के केस हम लोग 120 डिग्री एंगल दिखाते हैं, तो यहाँ पे लगा दिए Br, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, H लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद हम बैक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बैक कार्बन में जो एकदम नीचे है कौन लगा हुआ है, PH, और PH इस PH के क्या है, जस्ट सामने होगा। अरे बुड़बक लो, ये बैक जा रहा है, ये भी तो इनसाइड ही जा रहा है ना, दोनों सामने सामने है ना, तो इसीलिए ये आ गया PH के सामने क्या, PH। अब उसके बाद Br के सामने कौन आ जाएगा, इधर H आ गया, ठीक है। और इस H के सामने कौन आ जाएगा, CH3, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए भाई कि अगर आपको एंटी एलिमिनेशन कराना है, मतलब अगर E2 रिएक्शन कराना है, तो E2 के लिए कंसेप्ट क्या है, E2 के लिए कंसेप्ट ये है कि बीटा हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप कहाँ पे होना चाहिए, एंटी पोजीशन पे, अपोजिट सेम प्लेन में। तो देखो बीटा हाइड्रोजन और जो लिविंग ग्रुप वो दोनों क्या है, सेम है, तो अपोजिट में तो है नहीं, तो अपोजिट के लिए इसको कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा। और यहाँ जाने के लिए इसको कितने से रोटेट होना पड़ेगा, 180 डिग्री से। तो मान लो हमने रोटेट करा दिया 180 डिग्री से, ठीक है। तो जैसे आप रोटेट कराएं, क्यों रोटेट करा रहे समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ऑलवेज याद रखना है कि एलिमिनेशन तभी पॉसिबल है E2 जब एंटी पोजीशन पे होगा, एंटी के बगैर एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो अब कंडीशन आप देखिए, जैसे इसको रोटेट करा देंगे 180 डिग्री से, तो कंडीशन ये आ जाएगा कि ये फ्रंट कार्बन में यहाँ लगा हुआ है PH, ठीक है, PH लगा हुआ है, और इधर लगा हुआ है, एक मिनट, ये हो गया आपका Br, और ये लगा हुआ है इधर से H, ठीक है। जैसे रोटेट करा है 180 डिग्री से, ठीक है, तो ये यहाँ चला गया H, ठीक है, ये यहाँ आ गया क्या आपका PH, इधर चला गया क्या आपका CH3। अब देखिए ये दोनों एकदम अपोजिट पे हो गया, एंटी पोजीशन पे, तो एंटी पेरिप्लेनिटी मेंटेन हो गया। अब हम यहाँ पे बेस कर लिए यूज EtO माइनस, और साथ में कर दिए हीट, तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सा होगा, E2, और हो जाएगा क्या, एंटी एलिमिनेशन, ठीक है, एंटी एलिमिनेशन। तो अब ये जो है E2 इस H को होल्ड करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस कार्बन कार्बन के बीच में चला जाएगा, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा, फिर ये Br माइनस को लीव करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ फाइनली ये सिचुएशन ऐसा हो जाएगा, ये इस तरीके से कि ये यहाँ चला गया PH, ठीक है, यहाँ चला गया CH3, ठीक है, उसके बाद इधर चला गया PH, और इधर चला गया H, और इनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो देखो ये जो कार्बन का है PH, और ये जो PH है वो डबल बॉन्ड में किधर है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये है, तो बात क्या हो जाएगा कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर है तो मतलब ये क्या हो गया, सिस या ट्रांस, तो क्या हो गया ये आपका ट्रांस। अरे बुड़बक, ये PH पिच अपोजिट ना है, और अपोजिट वाले क्या बोलते हैं, ट्रांस ना बोलते हैं, तो प्रोडक्ट क्या मिला, ट्रांस। तो इसके अगर बोल रहा कि क्या बनेगा, तो अल्कीन बनेगा। अल्कीन में कौन, सिस या ट्रांस, तो मेजर क्या होता है,
वो आप रटने से नहीं होगा, समझने से। यहां से क्या मिला प्रोडक्ट, ट्रांस मिला, ठीक है, तो ये ट्रांस, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे सीधा C डबल बॉन्ड C, इधर से PH और ये PH, ठीक है, एक H और ये CH3, तो ट्रांस, ठीक है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि बाबू घबराना नहीं है। सबसे पहले देखिए जो फीसर पोजीशन उसको लिख दिए। फीसर पोजीशन में मैंने पढ़ाया था कि जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड वो कहाँ जाते हैं, आउटसाइड प्लेन, और वर्टिकल बॉन्ड कहाँ जाते हैं, इनसाइड प्लेन। तो आप समझो ना कि अगर ये इनसाइड ऐसे एक जा रहा है PH और इधर से PH एक इनसाइड जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे क्या होगा, सामने। तो ये PH एक दूसरे के सामने आमने सामने है, और ये BR के सामने क्या होगा, H, और H के सामने क्या, CH3। अब इसको हम न्यूमेन में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक हो गया मेरा फ्रंट कार्बन, एक हो गया रियर कार्बन, इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर दिए। इसमें कनेक्टेड है PH ऊपर से, और ये BR और H तीन ग्रुप, तो ये किसने दिखाएंगे, 120 डिग्री से यहाँ दिखा दिए। अब ये हो गया आपका बैक कार्बन। बैक कार्बन में जो PH है, इस PH के सामने है, तो ये PH यहाँ दिखा दिए, BR के सामने क्या H, वो सब दिखा दी। अब बात है कि अगर एलिमिनेशन हम E2 कराते हैं तो एंटी एलिमिनेशन होता है। एंटी एलिमिनेशन के लिए एंटी पेरिपिलिटी मेंटेन होना चाहिए। तो एंटी पेरिपिलिटी मेंटेन कब होगा, जब H और लिविंग ग्रुप, बीटा हाइड्रोजन जो है और लिविंग ग्रुप, वो कहाँ चला जाए, अपोजिट में चला जाए, सेम प्लेन पे। तो अपोजिट में भेजने के लिए ये H है बीटा वाला और ये BR है, इसको कितने सॉर्टेड कराना पड़ेगा, 180 से, तभी तो यहाँ जाएगा अपोजिट में। तो वो किए, उसके बाद रिमूव किए, तो जैसे रिमूव हुआ था यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। तो अब PH और ये जो PH है दोनों कहाँ चला गया, अपोजिट में। तो अपोजिट वाले क्या बोलते हैं, ट्रांस, इसलिए यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिल गया, ट्रांस, ठीक है। अब सीधा सीधा याद रखिएगा, एक टेबल बना देता हूँ, यानी कि अगर याद रखेंगे आप तो ये हो जाएगा अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अल्काइल हैलाइड अगर इरिथ्रो टाइप का है, इरिथ्रो, ठीक है, और एलिमिनेशन, एलिमिनेशन आप करा रहे एंटी, ठीक है, एंटी एलिमिनेशन, तो जो अल्कीन बनेगा वो अल्कीन होगा सिस अल्कीन, ठीक है। अब आपको इतना नहीं भी करेंगे तो डायरेक्ट आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, और नहीं तो पूरा डिटेल मैकेनिज्म बताई दियो कैसे करते हैं। और अगर है 3O, ठीक है, 3O, और अगर एंटी एलिमिनेशन आप कराते हैं तो यहाँ से प्रोडक्ट कैसा मिलेगा आपको, ट्रांस, ठीक है। और ये दो कॉलम यहाँ पे रहने दीजिएगा, बाद में आगे पढ़ाऊंगा तो भी यहाँ फील करेंगे कि अगर एलिमिनेशन एंटी के पोजीशन में अगर आप सीन कराते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो याद रखें, इरिथ्रो में एंटी एलिमिनेशन क्या देगा, सिस, और 3O में एंटी एलिमिनेशन क्या देगा, ट्रांस, ठीक है। अभी यही याद रखना, समझ गए। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि जैसे क्वेश्चन ये है, यहाँ दिया है ऐसा कि यहाँ एक लगा हुआ है BR, ये लगा हुआ ET, ठीक है, ये H और ये H, ये Me और ये क्या आपका Me, ठीक है, और यहाँ दिया हुआ ETO माइनस और साथ में हीट। तो क्लियर हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस और हीट, कौन सा रिएक्शन, E2, मतलब कैसा, E2 क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन, ठीक है, एंटी एलिमिनेशन। अब एंटी एलिमिनेशन, अब देखो ये H दोनों किधर है, सेम साइड, तो कौन सा हो गया, इरिथ्रो। तो अल्कीन तो बनेगा ही, और इरिथ्रो में अल्कीन कौन सा बनता है, सिस। तो यहां बना दो C डबल बॉन्ड C, ठीक है, एमी, ठीक है, फिर इधर से ET और इधर से क्या आपका H, सिस, दोनों CH3 सेम साइड, तो सिस हो गया, समझ गए क्या, ये डायरेक्ट बना दिए। अब अगर आप चाहेंगे नहीं सर हमको आप इसका मैकेनिज्म बताओ, तो मैं वो भी आपको बता सकता हूँ, बट उतना क्या करना है आपको, ठीक है। अगर किसी का डिमांड रहा, ठीक है, तो हमें मैसेज करना, मैं इसका मैकेनिज्म बना के आपको इंडिविजुअल फॉरवर्ड कर दूंगा, किस चीज़ पे, व्हाट्सएप पे, ठीक है। बट अगर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करिएगा, इसको न्यूमेन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, और कन्वर्ट करने के बाद प्रोडक्ट बना लेंगे, ठीक है, जैसे बताया। और अब उतना करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली जो कंसेप्ट है यहाँ से वो याद रहे, इरिथ्रो पे एंटी तो सिस, 3O पे एंटी तो ट्रांस, ठीक। ये तो पहले भी रटवा सकते थे, लेकिन फिर कैसे ये आ रहा है ये चीज़ नहीं बता पाते ना। लेकिन अभी देखो पूरा कंसेप्ट जब मैं आपको पढ़ा दिया ये कैसे हो रहा है, तो वो रटने में भी आपको दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, और यहाँ पे Me, ठीक है, Me, ET, H और ये आपका BR, ठीक है, फिर से ETO माइनस हीट। तो देखो E2 रिएक्शन होगा और यहाँ एंटी एलिमिनेशन होगा। देखिए ये H और H किधर है, अपोजिट,
तो कौन सा फॉर्म हो गया ये, थ्रियो। तो थ्रियो में जब एंटी एलिमिनेशन कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलता है, ट्रांस। तो यहाँ जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे वो सीधा C डबल बॉन्ड C, इधर पहले लगा दो CH3, जैसे जाने वाला कौन कौन देख लो, इसके Br के साथ ये H जाएगा, तो यहाँ पे बचा Et और यहाँ पे बचा क्या H। तो CH3 पहले ट्रांस में दिखा दो, फिर एक में H लगा दो, एक में Et। अब किसको राइट में किसको लेफ्ट में, इसमें कोई बात नहीं है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको अबाउट E1 CB, ठीक है।